हेलो दोस्तों, वेलकम टू रणजी जीएस सेंटर। दोस्तों, आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल के बारे में जितने भी सब्जेक्टिव होंगे उनका अध्ययन करेंगे घटना चक्र बुक से, और जितने भी एमसीक्यू होंगे उसका भी अध्ययन कर लेंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल, यानी कि नरम दल दोस्तों उदारवादी को कहते थे और गर्म दल जो है उग्रवादियों या चरमपंथी विचार के जो थे उसको गर्म दल में कैटेगरी बांटा गया था कांग्रेस के अंदर ही, गर्म दल और नरम दल। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व माने पहले इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, और 1899-1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर युद्ध, बक्सर नहीं दोस्तों, बक्सर युद्ध, चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बक्सर युद्ध आंदोलन। और तीसरा है रूस पर जापान की विजय, रूस पर जब जापान जीत लिया था रूस को। ये तीन कारण से जो है दोस्तों इन सब ने प्रभावित किया गांधी जी के पदार्पण, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में आने से पहले ये तीन युद्ध जो है दोस्तों, इटली अबिसिनिया युद्ध जिसमें जो है इटली की औपनिवेशिक शक्ति पराजित हो गई, यानी बड़ी शक्ति पराजित हो गई। उसके बाद 1899-1901 ईस्वी के दौरान चीन में साम्राज्यवादी के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन, और रूस पर जो है जापान जीत दर्ज कर लिया था। इन सब ने प्रभावित किया था गांधी जी से पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय, 1905 ईस्वी में जो है दोस्तों जापान ने रूस पर विजय कर लिया, जबकि एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है जापान, उसने एक बड़े देश रूस, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों इस बहुत ज़्यादा है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है रूस का ही है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर, क्योंकि एक छोटा सा देश बड़े देश को हरा दिया था। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर, यानी रूस में जारशाही का शासन था, को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। पहले जो ये भावना था कि यूरोपीय देश ही शक्तिशाली होते थे, उसको दोस्तों खत्म, मतलब उस मिथ्या को ख़त्म कर दिया जैसे ही जापान ने जारशाही रूस को हराया था। इससे इस मिथ्या भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय हैं, यानी गोरी जाति के लोग कभी भी पराजित नहीं होते हैं। ये मिथ्या का भ्रम जो था जनता में वो टूट गया। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पड़ती राजवामबंध आंदोलन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ये कांग्रेस में जो नरम दल थे उदारवादी नेता, उसके आंदोलन का पद्धति था कि राजवामबंध आंदोलन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक तरीके से विरोध करना, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना। उदारवादियों की ये सिद्धांत थी आंदोलन करने का, और जनता में राजनीतिक जागरूकता, जनता में अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस उत्पन्न करना था उदारवादियों का, यानी नरम दल का। वहीं गर्म दल के नेताओं की मुख्य मांगे थी अनुकूल प्रविघटन, यानी पैसिव रेसिस्टेंस पड़ती। ये गर्म दल के नेताओं की मांगे थी। 1907 ईस्वी में जो है दोस्तों कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गया। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में, यानी उदारवादी यानी नरम दल के जो नेता थे उसकी राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा जाता था, उसके
सिद्धांत के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता भी कभी कभी पूछता है दोस्तों कौन कौन थे, तो जैसे कि देखिए दादा भाई नौरोजी हो गया, फिरोज शाह मेहता हो गया, दिनसा वाचा हो गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया, ये सभी जो है ना नरमपंथी नेता हैं। आदि शहरी क्षेत्र से ये सब संबंधित थे, यानी इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रभाव था, जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद है दोस्तों पत्रकार, सब साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे। उदारवादी में यानी नरम दल में का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे, ये लोग बड़े बड़े पद के पीछे भागते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे, यानी गांव से नहीं आते थे, तथा जनसाधारण से इसका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ये फिरोज शाह मेहता ने कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे, यानी उदारवादी नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के गुरु भी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडर में नहीं हो सकता है, यानी उत्तेजित होने से जो है देश का भलाई नहीं होगा। उसके बाद क्या था, विश्वास करते थे, मतलब उत्तेजना के बवंडर में विश्वास नहीं थे। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए थे। इन्होंने 1889 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में सर्वप्रथम भाग लिया था। किसने? फिरोज शाह मेहता ने, फिरोज शाह ने गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1889 ईस्वी में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। 1897 में उन्हें मतलब गोपाल कृष्ण गोखले को और दिनसा वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी कमीशन के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। ये गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बता रहा है। वर्ष 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दल का भी आविर्भाव हुआ, यानी 1906 के बाद में दोस्तों, जिसको प्रथम क्रांतिकारी आंदोलन कहते हैं। 6 के बाद उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इसी को दोस्तों बाल लाल पाल कहते हैं और अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया, यानी स्वराज प्राप्ति ही दोस्तों ये उग्रवादी विचारधारा के नेता का लक्ष्य था। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर में अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। किसका? उग्रवादी विचारधारा के नेता का। जबकि नरमपंथी विचारधारा के जो नेता थे उस संवैधानिक दायरे के अंदर में रहकर अपना मांग बनवाना चाहता था अंग्रेज से। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ये किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था कांग्रेस के ऊपर। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के समय।
जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलन में, भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था उदारवादी दल, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल जो थे दोस्तों, ये आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में और आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। स्वराज का मतलब क्या था? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। किसका? उदारवादी विचारधारा का। सॉरी दोस्तों, उदारवादी नहीं, ये उग्रवादी विचारधारा का। जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ था साम्राज्य के अंदर जो है रहकर औपनिवेशिक शासन था। तो दोनों में डिफरेंस आ गया विचारधारा का। उदारवादी दल के स्वराज का डिफिनीशन था कि साम्राज्य के अंदर में औपनिवेशिक स्वशासन था, जबकि उग्रवादी दल के स्वराज का अर्थ था कि विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, यानी खुद का डिसीजन लेंगे खुद से। लाला लाजपत राय शेर-ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे और पूरे पंजाब के प्रतिनिधि करते थे ये लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक और पाल फॉर बिपिन चंद्रपाल कहते हैं। सैमन कमीशन का विरोध करते समय हुए लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हुए, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। किसका मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय का, जो पंजाब से संबंध रखते थे और पंजाब के एक तरह से कह सकते हैं गरम दल के नेता थे दोस्तों। इन्होंने सैमन कमीशन के विरोध के समय इस पर लाठीचार्ज सैंडर्स के द्वारा किया गया, जिसके कारण इसकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो गई। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी या राष्ट्रपिता कह सकते हैं, जैसे भारत के महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता, उसी तरह इटली के क्रांतिकारी या राष्ट्रपिता मैजनी था दोस्तों। उसके जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद लाला लाजपत राय उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। तो लाला लाजपत राय का राजनीतिक गुरु इटली के मेजनी था। बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना ड्यूटीज ऑफ मैन, ये ड्यूटीज ऑफ मैन जो है दोस्तों किसका था? मेजनी की रचना थी। उसका उर्दू में अनुवाद किया। उर्दू में अनुवाद भी किया किसने? लाला लाजपत राय ने। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन, इसके प्रमुख नेता अरविंद घोष थे। इस आंदोलन के अन्य नेता लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र में नेतृत्व करते थे और बिपिन चंद्रपाल जो थे दोस्तों ये बंगाल में थे। बाल गंगाधर तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे बाल गंगाधर तिलक, और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें मतलब बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने कहा था? सर वैलेंटाइन सिरोल ने। किसको? बाल गंगाधर तिलक को, कि भारत में अशांति का जन्मदाता है। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मुलर ने दया की वकालत करते हुए यह कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। यानी तिलक जो थे दोस्तों ये संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। तो ये प्रसिद्ध जो है विद्वान मैक्स मुलर था, इन्होंने जो है इसकी वकालत करते हुए कहा था, दया की वकालत यानी सिंपैथी दिखाते हुए, कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर
1908 ईस्वी में केसरी में दोस्तों बाल गंगाधर एक लेख प्रकाशित किया, उसके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उसको 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल जो बर्मा में है दोस्तों, जो अभी वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, भेज दिया गया था 6 वर्ष के लिए, केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। इस विरोध में मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किस जेल में जो है बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की पुस्तक की रचना की? मांडले जेल बर्मा में। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, यानी ये सेक्युलर थे, धर्मनिरपेक्ष थे। वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे, चूँकि ये जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभा स्थापित की। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव, इसको भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में नेतृत्व करते थे बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणपति पर्व शुरू किए ताकि जनता में राष्ट्रीय सेवा की भावना जागे। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति उत्सव शुरू किए। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को दोस्तों मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को जो है महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी और इसकी अर्थी को दोस्तों महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी जो थे, इन्होंने उस समय शोक गीत पढ़ा था। तो ये भी याद रखिएगा, मौलाना हसरत मोहानी शोक गीत पढ़ा था। तो दोस्तों जितने भी सब्जेक्टिव थ्योरी थे वो कंप्लीट हुआ। अब घटना चक्र के जितने भी गर्म दल और नरम दल संबंधित MCQ हैं उसको स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 ईस्वी के इटली अबिसिनिया युद्ध, इन्होंने ही प्रभावित किया था। चीन का बॉक्सर आंदोलन, इन्होंने भी प्रभावित किया था। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, इसने भी प्रभावित किया था। और रूस जो है उस पर रूस जापान के युद्ध में जापान जो है विजयी हुआ था। ये चारों जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटना, इन्होंने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया था गांधी जी के आने से पहले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी 1 2 4 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस के जो नरम दल थे, इनके नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजवामबंध आंदोलन। इसको याद रखिए, ये नरम दल उदारवादी विचारधारा के जो थे उसका राजवामबंध आंदोलन था। इसका मतलब होता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी संवैधानिक तरीके से आंदोलन करना। नेक्स्ट आ जाइए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, जिसे बंगभंग आंदोलन कहते हैं दोस्तों। ये बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। इसी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल, यानी नरम विचार के और गरम विचार वाले लोग अलग अलग अपना दल बना लिए। ये 2015 ईस्वी में IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। अधिकतर नरमपंथी जो थे वो शहरी क्षेत्र से जुड़े थे। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। स्वशासन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो उग्रपंथी जो है दोस्तों यानी गरम दल, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था, चूँकि ये महात्मा गांधी के गुरु थे और ये नरम दल थे। उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, ये दोनों तो दोस्तों ब्रिटेन में जाकर मार दिया था अंग्रेज अधिकारी को। अब बाल गंगाधर तिलक को जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? यानी उग्र राष्ट्रवाद के विचारधारा के नहीं था, यानी नरम दल, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? जस्ट वही गोपाल कृष्ण गोखले। 9वां देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध करने की राजनीति का आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। समाप्त किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जो है ये कांग्रेस की जो प्रार्थना और याचना की नीति थी वो समाप्त कर दी गई। IAS 1999 में पूछा गया, किसके समय? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व के समय। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था? तो 1906 के बाद जो है दोस्तों, चूँकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, उसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया था स्वदेशी आंदोलन के कारण। एक्सप्लेनेशन, 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये तिलक का नारा है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गरम दल से अरविंद घोष और बाल लाल पाल, ये याद रखिएगा। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों नरम, दादा भाई नौरोजी और सूर्यनाथ बनर्जी ये नरम दल से संबंधित थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल, ये पाल जो था दोस्तों ये उग्रवादी था। उग्रवादी मतलब गरम दल से संबंधित था, उग्रवादी विचारधारा के थे। नेक्स्ट है 16 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों। हालांकि MG रानाडे, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल से थे। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय जो पंजाब से दोस्तों थे नेता, इसको शेर ए पंजाब के नाम से पंजाब में बुलाते थे। नेक्स्ट दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? उदारवादियों से जुड़ा नहीं था, तो उदारवादी या नहीं तो गरम दल से संबंधित थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु मैजनी को माना था दोस्तों। ये इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका और इटली के राष्ट्रपिता भी
कहते हैं मैजनी को। और मैजनी की जो उत्कृष्ट रचना थी द ड्यूटीज ऑफ मैन, उसका उर्दू में जो है अनुवाद भी किया था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है 20 नंबर, उन्होंने मैजनी, गारिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे कौन थे दोस्तों? तो ये लाला लाजपत राय, याद रखिएगा, IAS 2018 में पूछा हुआ है। तो बस आप मैजनी से ही याद रख सकते थे क्वेश्चन को, चूँकि ये 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए यूपी RO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाला लाजपत राय मैजनी से विचार से प्रभावित थे, तो इसमें मैजनी दिया हुआ है। तो मैजनी, गारिबाल्डी, शिवाजी और कृष्ण की जीवनी, लाला लाजपत राय प्रभावित थे। नेक्स्ट 21 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? मध्यम मार्गी नहीं, बाल गंगाधर तिलक जो है दोस्तों, ये मध्यम मार्गी नहीं था, यानी कि उदारवादी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक कौन थे? अरविंद घोष। यानी जितने भी गर्म दल के विचार के नेता थे दोस्तों, वो स्वदेशी के समर्थक थे। इसको जरूर याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता अरविंद घोष। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और विपिन चंद्र पाल बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति का जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था, और ये उपाधि दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल ने दिया था। तो इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा, सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें मतलब बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जन्मदाता कहा था। 24 नंबर, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वहीं वेलेंटाइन सिरोल। 25 नंबर, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो वेलेंटाइन सिरोल जो थे दोस्तों, उन्होंने कहा था। नेक्स्ट 26 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट 27 नंबर देखिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये मैक्स मूलर ने कहा था दोस्तों, याद रखिएगा मैक्स मूलर को, चूँकि संस्कृत के एक विद्वान थे तिलक। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। ये करेक्ट ऑप्शन सी है। रैंड मर्डर केस जो दोस्तों चापेकर बंधु के द्वारा जो रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की जो हत्या कर दी गई थी, उसमें लोकमान्य तिलक को ही आरोपित घोषित किया गया था कि इन्होंने ही चापेकर बंधु को उकसाया, जिसके कारण उन्होंने रैंड्स और कर्नल आयस्ट की हत्या की थी। चूँकि इन्होंने एक लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने, इसकी एक पत्रिका आती थी दोस्तों केसरी, उनमें इस पर ये आरोप लगाया था ब्रिटिश ने कि इन्होंने केसरी में एक लेख लिखा था, उसी से चापेकर बंधु उत्तेजित होकर के रैंड की हत्या कर दी थी। ये 64 BPSC में पूछा हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और 18 माह की कारावास सजा दी गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक नेशनल हीरो के रूप में और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट है 29 नंबर, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो 1908 में दोस्तों 6 वर्ष के कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। और ये 6 वर्ष की सजा जो है किस लिए दिया गया था? तो केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और 6 वर्ष का कारावास की सजा दिया गया था, जिसमें इसको मांडले जेल बर्मा में, जो अभी वर्तमान में म्यांमार कहलाता है, वहाँ भेज दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में दोस्तों 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट 31 नंबर देखिएगा दोस्तों। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है। तो उग्रवादी विचारधारा को, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, संवैधानिक साधनों और याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। ये उदारवादी का था दोस्तों, संवैधानिक तरीकों से और याचना करके करना, जबकि उग्रवादी विचारधारा का ये था कि आक्रामक नीति से, सिद्धांत से स्वशासन प्राप्त करना। दोनों के स्वराज का अर्थ भी अलग अलग था। ये IAS 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों 32 नंबर। भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था। तो इसका कारण था कि उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति, यानी उग्रवादी नेता जो थे ये हिंदू का राग अलापते थे, यानी हिंदू हिंदू करते थे, इसलिए जो है मुस्लिम इनसे कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ये IAS में पूछा है। देखिए, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। ये स्टेटमेंट था अरविंद घोष, जो एक उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। इस कारण जो है दोस्तों भारतीय मुसलमान इससे नहीं जुड़ पाते थे। और राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह है ईश्वर की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 33 है। बाल गंगाधर तिलक एक सांप्रदायिकतावादी थे? नहीं दोस्तों, सेक्युलर थे, ये धर्म को नहीं मानते थे। और इन्हीं का स्टेटमेंट था कि भगवान अगर छुआछूत करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानता हूँ, बाल गंगाधर। तो ये कथन गलत है, सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये सही है। चूँकि ये हिंदू धर्म को मानते थे तो इसलिए दोस्तों ये सही होगा। धर्म को राजनीतिक, इसी का धर्म के आधार पर ही इन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का आयोजन किया था ताकि जनता उससे जुड़े, और शिवाजी महोत्सव का आयोजन करते थे। तो ये तो सही है, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, पर वे सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। नेक्स्ट 34 नंबर दोस्तों। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 35 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट 36 नंबर। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो महात्मा गांधी के साथ जो है दोस्तों शौकत अली जो थे, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उतारी थी। ये मुसलमान को जरूर याद रखिएगा, शौकत अली महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उतारी थी। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों MCQ भी और सब्जेक्टिव भी घटना चक्र का। गर्म दल और नरम दल जो कांग्रेस में सूरत अधिवेशन के बाद उत्पत्ति हुआ था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।